बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम का एक खुशहाल गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और संतोषी लोग। इसी गांव के मान सम्मान के रक्षक थे यहाँ के मुखिया राम शरण जी। मुखिया जी अपनी ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। उनका घर गांव में सबसे बड़ा और संपन्न था। लेकिन जिस तरह हर चमकते चांद में एक दाग होता है, उसी तरह मुखिया जी के इस सुखी परिवार के भीतर भी भेदभाव और कड़वाहट की एक ऐसी नदी बह रही थी जिससे घर की एक मासूम रूह रोज झुलसती थी। ये है काव्या, मुखिया जी की बड़ी बेटी। सीधी, सरल और निश्चल। दुनिया की चकाचौंध और किताबों के पन्नों से दूर काव्या का एक अपना ही संसार था। उसे पेड़ पौधों से बातें करना, बेजुबान जानवरों का दर्द बांटना और दीवारों पर रंग बिरंगे सपनों की चित्रकारी करना बेहद पसंद था। वो हमेशा सच की राह पर चलती थी, भले ही वो राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन अफसोस, इस संसार की समझदारी की कसौटी पर काव्या हमेशा पीछे छूट जाती थी। काव्या की माँ मंगला हाथ में चाय का कप लिए खड़ी है। वह गुस्से में काव्या की तरफ देखती है। अंदर के कमरे में छोटी बेटी न्यासा टेबल पर किताबें फैलाकर पढ़ रही है। ओरी काव्या, सुबह के 7 बज गए हैं और तू अभी तक इन झाड़ फूक और कौवे चिड़ियों में ही उलझी हुई है। घर का सारा काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? पानी की मटकी खाली पड़ी है, चौका बर्तन वैसे ही छूटे हैं। निकम्मी कहीं की। पढ़ाई लिखाई में तो तेरा दिमाग वैसे ही गोबर है और अब घर के कामों में भी जी चुराने लगी है। काव्या जल्दी से चिड़िया को उड़ाती है और अपनी माँ के पास आकर सिर झुका लेती है। माँ, मैं बस इन नए खिले फूलों को देख रही थी। देखिए ना, इस चमेली के पौधे में आज पहली बार कली आई है। मैं बस अभी सारा काम निपटा देती हूँ। रख अपनी इस कली को अपने पास। फूल और पत्तियां चबाकर पेट नहीं भरता। जरा अपनी छोटी बहन न्यासा को देख। सुबह 4 बजे से उठकर किताबों में मन लगाए बैठी है। गांव के स्कूल के मास्टर जी कहते हैं कि पूरे जिले में नाम रोशन करेगी मेरी लाडो। और एक तू है, दिन भर मिट्टी में हाथ सानती रहती है। जा, पहले कुएं से पानी भर कर ला, फिर रसोई संभाल। तभी अंदर के कमरे से न्यासा बाहर आती है। वो दिखने में सुंदर है और उसके हाथों में किताबें हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर उसका चेहरा उदास हो जाता है। माँ, आप सुबह सुबह दीदी पर क्यों चिल्लाने लगती हो? दीदी ने सुबह उठकर झाड़ू भी लगाया है और गाय को चारा भी दिया है और आप मुझे पढ़ने के लिए कहती हो, लेकिन घर के कामों में थोड़ा हाथ तो मैं भी बटा सकती हूँ ना। अरे नहीं मेरी गुड़िया, मेरी रानी बेटी, तुझे इन सब झंझटों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी ये कोमल उंगलियां सिर्फ कलम पकड़ने के लिए बनी है। तू थक जाएगी तो पढ़ेगी कैसे? घर के ये तुच्छ काम करने के लिए ये बड़ी महारानी बैठी है ना। तू जा, अपने कमरे में जाकर आराम से पढ़ाई कर। तेरे लिए मैं बादाम का दूध भिजवाती हूँ। न्यासा बेबसी से अपनी दीदी काव्या की तरफ देखती है। काव्या मुस्कुराकर न्यासा को अंदर जाने का इशारा करती है और खुद पानी का घड़ा उठाकर कुएं की तरफ चल देती है। न्यासा, जो अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी, माँ के इस पक्षपात को देखकर भीतर ही भीतर घुटती थी। वो चाहती थी कि अपनी दीदी का साथ दे, लेकिन माँ के गुस्से और समाज के कायदों के आगे वो भी बेबस थी। काव्या के मन में अपनी माँ के प्रति कोई मैल नहीं था। वो हर डांट को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती थी। काव्या घड़ा लिए जा रही है। रास्ते में एक घायल कुत्ता लेटा हुआ है, जिसके पैर से खून बह रहा है। काव्या घड़ा रखकर उसके पास बैठ जाती है। वो अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ती है, पास के औषधीय पौधे की पत्तियां पीसकर उसके घाव पर लगाती है और पट्टी बांधती है। घबराओ मत छोटे, अब दर्द कम हो जाएगा। तुम यहाँ आराम करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है और काव्या के प्रति आभार व्यक्त करता है। काव्या पानी भरकर वापस लौटती है। काव्या की दुनिया यही थी। जहाँ दर्द था, वहाँ वह मरहम बन जाती थी। जहाँ सूनापन था, वहाँ वह अपने रंगों से जान फूंक देती थी। लेकिन समय तेजी से बीत रहा था और घर में उसके प्रति करवाहट और बढ़ती जा रही थी। दोपहर का समय।
काव्या और न्यासा दोनों स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए कच्चे रास्ते से घर लौट रही हैं। न्यासा के हाथ में कई सारी किताबें हैं, जबकि काव्या का थैला हल्का है। न्यासा उदास है। दीदी, मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? आज भी जब मास्टर जी ने मेरी तारीफ की तो मुझे खुशी से ज्यादा आपका ख्याल आया। माँ घर पर सारा काम आपसे कराती हैं और मुझे छूने भी नहीं देती। ये अन्याय है दीदी। फगली, इसमें अन्याय कैसा? माँ जो करती हैं हमारी भलाई के लिए ही करती हैं। तू पढ़ने में तेज है, तेरा दिमाग किताबों में लगता है, इसलिए माँ चाहती है कि तू बड़ी अफसर बने, इस गांव का नाम ऊंचा करे। और मेरा क्या? मेरा मन तो इन पेड़ों, पंछियों और मिट्टी में रमता है। मुझे घर का काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती न्यासा, बल्कि मुझे तो खुशी होती है कि मैं माँ का हाथ बटा पाती हूँ। लेकिन दीदी, आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हैं, पौधों को जीवित कर देती हैं। क्या माँ को ये सब नहीं दिखता? वो हमेशा आपको खरी खोटी क्यों सुनाती रहती हैं? संसार की अपनी एक भाषा होती है न्यासा। यहाँ लोग सिर्फ वही देख पाते हैं जो धन या पद से मापा जा सके। मेरी चित्रकारी या मेरा पौधों से प्रेम किसी को अमीर नहीं बना सकता। इसलिए माँ को लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। तू उदास मत हो, तू अच्छे से पढ़। तेरी सफलता में ही मेरी भी खुशी है। मुखिया जी के घर का बड़ा कमरा। मुखिया राम शरण जी चाय पी रहे हैं और गहरी सोच में डूबे हैं। मंगला उनके पास आकर बैठती है। दोनों बेटियां अपने अपने काम में व्यस्त हैं। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी? हमारी दोनों बेटियां अब सयानी हो गई है, खासकर न्यासा। अब उसकी उम्र शादी के लायक होने वाली है। पूरे गांव में, क्या बल्कि आसपास के 10 गांवों में न्यासा जैसी संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढने से नहीं मिलेगी। हाँ मंगला, बात तो तुम्हारी सच है। न्यासा हमारी नाक है। मैं भी सोच रहा हूँ कि शहर के किसी बड़े जमींदार या सरकारी अफसर के घर से उसके लिए रिश्ता ढूंढा जाए। हमारी बेटी राज करेगी, किसी बड़े और रईस खानदान की बहू बनेगी। न्यासा की चिंता तो मुझे नहीं है, उसका भाग्य तो चमकेगा ही। लेकिन मुझे चिंता इस बड़ी वाली की है, काव्या की। ना तो इसे ठीक से बात करने का सलीका है, ना पढ़ाई का कोई होश। दिन भर जानवरों और पत्तों में उलझी रहती है। इसके लक्षण देखकर तो मुझे लगता है कि इसके भाग्य में कोई गरीब फटेहाल खानदान ही लिखा है। किसी सीधे साधे गरीब किसान के पल्ले ही बांधना पड़ेगा इसे। कोई बड़ा घर इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेगा। तुम ठीक कहती हो मंगला। समाज में हमारी भी एक प्रतिष्ठा है। काव्या की जैसी हरकतें हैं, उसे देखकर कोई अमीर खानदान हाथ नहीं बढ़ाएगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। काव्या के लिए हम कोई साधारण सा वर देख लेंगे, लेकिन न्यासा के लिए तो रिश्ता सबसे ऊंचा और आलीशान ही होगा। काव्या दीवार के पीछे खड़ी होकर अपने माता पिता की ये सारी बातें सुन लेती है। उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है, लेकिन वह उसे पोंछ लेती है। माता पिता की जुबान से निकले ये शब्द किसी भी बेटी के दिल को चीरने के लिए काफी थे। जहाँ एक बेटी के लिए महलों के सपने बुने जा रहे थे, वहीं दूसरी बेटी को उसकी सादगी और सच्चाई के बदले केवल तिरस्कार और गरीबी की भविष्यवाणी मिल रही थी। लेकिन विधाता ने इन दोनों बहनों के भाग्य के पन्नों पर कुछ और ही लिख रखा था, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली थी। गांव की सीमा पर स्थित एक प्राचीन जंगल का रास्ता। सूरज ढल रहा है। काव्या जंगल के किनारे सूखी लकड़ियां बीनने गई है। तभी उसे झाड़ियों में से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखती है तो एक वृद्ध व्यक्ति, जो वेशभूषा से कोई धनी यात्री या साधु प्रतीत होता है, बेहोश पड़ा है और प्यास से तड़प रहा है। पानी, कोई है? मुझे पानी दो। काव्या बिना एक पल गवाए अपनी पानी की छोटी सुराही निकालती है और उस वृद्ध व्यक्ति के मुंह में पानी डालती है। वो अपने थैले से कुछ फल निकालकर उन्हें खिलाती है। धीरे धीरे वृद्ध व्यक्ति की आंखों में चमक वापस आती है। बेटी, तुम कौन हो? इस घने और सुनसान रास्ते पर तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम सही समय पर ना आती तो शायद मैं आज जीवित ना बचता। बाबा, मैं इसी गांव के मुखिया की बेटी काव्या हूँ।
आप इस हालत में यहाँ कैसे? क्या आपके साथ कोई और नहीं है? मैं एक यात्री हूँ बेटी, बस रास्ता भटक गया था। लेकिन आज तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वह इस संसार में बहुत दुर्लभ है। याद रखना बेटी, जो लोग प्रकृति और सत्य का सम्मान करते हैं, ईश्वर स्वयं उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। वृद्ध व्यक्ति काव्या के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। काव्या को महसूस होता है कि उस वृद्ध के स्पर्श में एक अजीब सा तेज और अलौकिक ऊर्जा है। काव्या को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस अजनबी की उसने मदद की थी वो कोई साधारण राहगीर नहीं, बल्कि पड़ोस के एक विशाल और समृद्ध राज्य के राजा के गुप्तचर और मुख्य सलाहकार थे, जो राजा के इकलौते राजकुमार के लिए एक ऐसी वधू की तलाश में निकले थे जो दिल की सच्ची और करुणामयी हो, न कि सिर्फ बाहरी रूप से सुंदर या घमंडी। काव्या घर लौटती है। उसकी माँ मंगला फिर से उस पर देर से आने के लिए चिल्ला रही है, लेकिन काव्या के चेहरे पर एक शांत और दिव्य मुस्कान है। कहाँ मर गई थी इतनी देर? रात होने को आई और महारानी अब लौट रही हैं। कल सुबह उठकर तुझे पूरे घर की लिपाई पुताई करनी है, याद रखना। जी माँ, मैं सुबह जल्दी उठकर सब कर दूंगी। पक्षपात की दीवारों के पीछे छिपी काव्या की किस्मत अब एक नया मोड़ लेने वाली। काव्या और न्यासा के भाग्य को लेकर उनके माता पिता के मन में कितना भेद था। जहाँ बड़ी बेटी काव्या को उसकी सादगी के कारण तिरस्कार मिल रहा था, वहीं छोटी बेटी न्यासा को महलों की रानी बनाने के सपने देखे जा रहे थे। परंतु मनुष्य केवल योजना बनाता है, भाग्य तो ईश्वर के हाथों की कठपुतली है। अब कथा का चक्र घूमता है रूपनगर के विशाल और वैभवशाली साम्राज्य की ओर। एक विशाल, भव्य और नक्काशीदार राजदरबार। सोने के खंबे, रेशमी पर्दे और ऊंचे सिंहासन पर महाराज चंद्रकेतु विराजमान हैं। उनके चेहरे पर तेज है, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता है। उनके पास उनके वही मुख्य सलाहकार बैठे हैं जो वृद्ध वेश में काव्या से जंगल में मिले थे। दरबार में दरबारी और मंत्री शांत बैठे हैं। मंत्रीगण और सभासदों, हमारा इकलौता पुत्र राजकुमार वीर प्रताप अब विवाह योग्य हो चुका है। वह केवल अस्त्र शस्त्र में ही निपुण नहीं है, बल्कि उसके भीतर प्रजा के प्रति अगाध प्रेम है। इस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए हमें कोई ऐसी महारानी नहीं चाहिए जो केवल सोने चांदी के गहनों से लदी हो या जिसका घमंड सातवें आसमान पर हो। हमें इस राज्य के लिए एक ऐसी वधू की आवश्यकता है जो स्वभाव से अत्यंत साधारण हो, जिसके हृदय में जीव मात्र के लिए करुणा हो और जो सदैव सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। रूप की सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, परंतु आत्मा की सुंदरता अमर रहती है। महाराज का विचार अत्यंत उत्तम और न्याय संगत है। एक सच्चे राजा की अर्धांगिनी को प्रजा की माता बनना होता है, और माता वही बन सकती है जिसके भीतर त्याग और निस्वार्थ भाव हो। परंतु महाराज, इस पूरे राज्य में ऐसी कन्या को ढूंढना जो बाहरी चकाचौंध से दूर हो कोई सरल कार्य नहीं है। लड़कियां महलों के वैभव को देखकर अपनी असलियत छुपा सकती हैं। इसीलिए हमने एक योजना बनाई है। हम किसी धनवान राजा की पुत्री को आमंत्रित नहीं करेंगे। हमारी प्रजा की प्रत्येक कन्या को ये अधिकार होगा। महामात्य, आप पूरे राज्य में हर गांव, हर नगर में ये घोषणा करवा दीजिए कि कल सुबह राज दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो भी कन्या इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करेगी, उसे इस रूपनगर साम्राज्य की कुलवधू और होने वाली महारानी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। चंदनपुर गांव का मुख्य चौराहा। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली है। गांव के लोग एकत्रित हैं। राजा का ढिंडोरची हाथ में नगाड़ा लिए जोर जोर से बजा रहा है। लोग उत्सुकता से सुन रहे हैं। भीड़ में मुखिया रामशरण भी खड़े हैं। सुनो 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 भाई सुनो, रूपनगर के महाराज चंद्रकेतु का संदेश सुनो। महाराज अपने परम प्रतापी पुत्र राजकुमार वीर प्रताप के लिए एक साधारण, सत्यवादी और करुणामयी वधू की खोज कर रहे हैं।
इसके लिए कल सुबह राज दरबार में एक महाप्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य की कोई भी कन्या, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। जो कन्या परीक्षा में सफल होगी उसका विवाह राजकुमार से होगा और वो इस राज्य की भावी महारानी बनेगी। सुनो सुनो सुनो! जैसे ही राजा की ये मुनादी चंदनपुर गांव की गलियों से गुजरी, हर घर में हलचल मच गई। हर माता पिता अपनी बेटी को महल की रानी बनते देखने का स्वप्न देखने लगे। लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो मुखिया राम शरण के घर में आने वाला था, जहां आकांक्षाओं और भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी थीं। मंगला आंगन में बैठी अनाज साफ कर रही है और न्यासा पास ही बैठकर अपनी पुस्तक पढ़ रही है। काव्या रसोई में खाना बना रही है। उसका चेहरा धुएं से थोड़ा मटमैला हो गया है। तभी मुखिया राम शरण हाफते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। मंगला, ओ भाग्यवान, सुनती हो? अद्भुत समाचार आया है। हमारे भाग्य खुलने वाले हैं। अरे, ऐसा क्या हो गया जी? आप इतने हाफ क्यों रहे हैं? कोई खजाना हाथ लग गया क्या? खजाने से भी बढ़कर राजा के सिपाहियों ने गांव के चौराहे पर मुनादी करवाई है। कल राज दरबार में एक बड़ी प्रतियोगिता है। महाराज को अपने बेटे राजकुमार वीर प्रताप के लिए एक साधारण, संस्कारी और सच्ची लड़की की तलाश है। जो जीतेगी वो इस राज्य की कुलवधू बनेगी। ओह मेरे नारायण, मेरी सुन ली आपने। मैं तो पहले ही कहती थी कि मेरी न्यासा के भाग्य में राजयोग लिखा है। पूरे चंदनपुर गांव में, क्या बल्कि पूरे राज्य में मेरी न्यासा जैसी सुंदर, सुशिक्षित और गुणी लड़की दूसरी कहाँ मिलेगी। इसकी बोली जैसे मिश्री की डली, इसकी बुद्धि जैसे साक्षात सरस्वती। न्यासा बेटी, तेरा भाग्य जाग गया है। तू ही बनेगी रूपनगर की महारानी। पर माँ, वहाँ तो पूरे राज्य से लड़कियाँ आएंगी। बड़ी बड़ी पंडितों और धनवानों की बेटियाँ भी होंगी। मैं तो केवल एक छोटे से गांव की। तू चुप कर मेरी लाडो, तू किसी से कम नहीं है। तेरी माँ आज से ही तेरी तैयारी शुरू करवाएगी। सबसे सुंदर रेशमी वस्त्र, सबसे बेहतरीन आभूषण पहनकर तू कल दरबार में जाएगी। राजा देखते ही तुझे अपनी बहू चुन लेंगे। काव्या रसोई घर के दरवाजे पर खड़ी होकर शांत भाव से ये सब सुन रही है। उसके चेहरे पर न तो कोई ईर्ष्या है और न ही कोई लालच। वो अपनी बहन की खुशी देखकर मन ही मन प्रसन्न है। तभी मुखिया राम शरण की नजर काव्या पर पड़ती है। उनका मन कचोटता है। मंगला, जरा ठहरो। तुम खुशी में होश खो रही हो। राजा ने क्या कहा, तुमने ध्यान से सुना? उन्होंने कहा कि उन्हें एक साधारण, सच्ची और करुणामयी लड़की चाहिए। धन दौलत या केवल किताबी ज्ञान की बात उन्होंने नहीं की। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में केवल एक बेटी नहीं है, हमारी 2 बेटियां हैं। काव्या भी तो इसी घर की संतान है। क्या कहा आपने? काव्या, आप होश में तो है मुखिया जी? कहा राजा का महल और कहा ये गोबर मिट्टी में सनी रहने वाली लड़की। राजा को साधारण लड़की चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वे किसी बुद्धू और अनपढ़ को अपनी बहू बना लेंगे। जरा इसका हुलिया तो देखिए। दिन भर पौधों में पानी डालना, आवारा कुत्तों की पट्टियां बांधना और दीवारों पर कोयले से लकीरें खींचना, यही इसकी योग्यता है। ये जाएगी राजा के दरबार में, वहाँ जाकर ये हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। मंगला, अपनी जुबान को लगाम दो। काव्या इस गांव के मुखिया की बड़ी बेटी है। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के लिए संतानें समान होती हैं। राजा का आदेश स्पष्ट है, राज्य की प्रत्येक कन्या को अधिकार है। मैं समाज में न्याय का पद संभालता हूँ। मैं अपने ही घर में अन्याय नहीं होने दे सकता। कल सुबह राज दरबार में हमारी दोनों बेटियां जाएंगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। रात का समय, पूरा गांव सो रहा है। मंगला ने न्यासा के लिए एक बक्से से बेहद कीमती, सुनहरी कढ़ाई वाला लाल रंग का लहंगा निकाला है। वह उसे न्यासा को दिखा रही है। दूसरी तरफ उसने काव्या के लिए एक पुराना, साधारण और थोड़ा सा फटा हुआ सूती वस्त्र निकालकर रख दिया है। देख मेरी लाडो, तेरे पिता के कारण मुझे उस मनहूस काव्या को ले जाने की अनुमति तो देनी पड़ी, लेकिन तू चिंता मत कर। मैंने तेरे लिए
ये राजसी पोशाक निकाली है। जब तू इसे पहनकर दरबार में कदम रखेगी तो सब तुझे ही देखते रह जाएंगे। और उस काव्या के लिए मैंने ये पुराना सूती कपड़ा रखा है। जब वह फटे पुराने कपड़ों में तेरे बगल में खड़ी होगी तो राजा के दरबारी उसे देखकर हंसेंगे और उसे पहली ही नजर में बाहर कर देंगे। माँ, ये ठीक नहीं है। दीदी बड़ी है, उन्हें अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। मुझे डर लग रहा है माँ, अगर राजा को पता चला कि हम दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो वे नाराज हो जाएंगे। तू अपना दिमाग पढ़ाई में लगा, इन बातों में नहीं। जो मैं कह रही हूँ वही होगा। चुपचाप जाकर सो जा, कल सुबह तुझे सबसे सुंदर दिखना है। काव्या अपने बिस्तर पर बैठी चांद को देख रही है। वह अपने फटे हुए वस्त्र को देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो धीरे से मुस्कुराती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है। हे ईश्वर, मुझे महल की रानी बनने की कोई चाह नहीं है। मेरी छोटी बहन न्यासा बहुत समझदार है, उसे यह सुख मिले, यही मेरी प्रार्थना है। मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, खुश हूँ। ईर्ष्या की अग्नि में जलने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि मनुष्य केवल बाहरी आवरण को बदल सकता है, अंतरात्मा के स्वरूप को नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों बहनें अपने पिता के साथ एक ऐसे सफर पर निकलने वाली थीं जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हर हजारों लड़कियों और उनके माता पिता की भीड़ लगी है। चारों तरफ रंग बिरंगे कीमती वस्त्र पहने लड़कियां खड़ी हैं। न्यासा ने वो सुंदर लाल लहंगा पहना है जिसमें वो किसी अप्सरा जैसी लग रही है। काव्या उसके पीछे अत्यंत सादे पुराने वस्त्र पहने शांत खड़ी है। लोग काव्या को देखकर कानाफूसी कर रहे हैं और हंस रहे हैं। अरे देखो, मुखिया जी की बड़ी बेटी को देखो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अमीर घर की नौकरानी अपनी मालकिन के पीछे चल रही हो। इसके कपड़े तो देखो, जगह जगह से रफू किए हुए हैं। ये आई है राजकुमार से ब्याह करने। राज दरबार के द्वार खुलते हैं। महाराज चंद्रकेतु, राजकुमार वीर प्रताप और उनके मुख्य सलाहकार ऊंचे मंच पर आकर बैठ जाते हैं। राजकुमार वीर प्रताप अत्यंत शालीन और बुद्धिमान प्रतीत हो रहे हैं। उनकी आंखें भीड़ में किसी रूपवती को नहीं, बल्कि किसी दिव्य आत्मा को ढूंढ रही हैं। दरबार का विशाल प्रांगण। राजा चंद्रकेतु खड़े होते हैं। उनके सैनिक हर कन्या के सामने एक थाली लेकर आते हैं। उस थाली में मिट्टी का एक छोटा सा गमला है और कुछ बीज हैं। इस राज्य की भाग्यशाली कन्याओं, आप सभी का इस दरबार में स्वागत है। हमारी ये प्रतियोगिता अत्यंत सरल है, परंतु इसके लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। आप सभी के सम्मुख जो बीज रखे गए हैं, ये एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी पौधे के बीज हैं। आप सभी को इन बीजों को इस गमले में बोना है। दरबार के इस विशेष कोने में पवित्र जल रखा है। आपको प्रतिदिन इस जल से इन बीजों को सींचना होगा। ठीक 7 दिनों के गमले में सबसे सुंदर, अनोखा और रंगीन फूल खिलेगा। वही कन्या इस परीक्षा में विजयी घोषित की जाएगी और उसे हमारी कुलवधू बनने का गौरव प्राप्त होगा। तभी मुख्य सलाहकार की नजर काव्या पर पड़ती है। काव्या अत्यंत श्रद्धा से उन बीजों को अपने हाथों में लेती है। वह बीजों को छूकर मुस्कुराती है, क्योंकि पौधों से उसका पुराना नाता है। महाराज, परीक्षा आरंभ हो चुकी है। इन बीजों का रहस्य केवल आप और मैं जानते हैं। देखना यह है कि 7 दिनों बाद सत्य की विजय होती है या असत्य की चकाचौंध की। राज दरबार के ही एक बड़े बगीचे में सभी लड़कियों को अपने अपने गमलों की देखभाल करने के लिए रखा गया है। न्यासा दिन रात अपने गमले के पास बैठी रहती है। उसमें खाद डालती है, पानी देती है। काव्या भी अपने गमले की देखभाल अत्यंत प्रेम से करती है। वह पौधों के लिए सुंदर गीत गाती है। लेकिन एक अजीब बात होती है। 6 दिन बीत जाते हैं, पर काव्या के गमले की मिट्टी वैसी की वैसी ही रहती है। उसमें से एक छोटा सा अंकुर भी नहीं फूटता। दूसरी तरफ बाकी लड़कियों और न्यासा के गमलों में छोटे छोटे हरे पौधे दिखने लगे। काव्या उदास होकर अपने खाली गमले को देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह घुटनों के बल बैठ जाती है और मिट्टी को छूती है। देखा,
मैंने कहा था ना कि इसके भाग्य में सिर्फ दरिद्रता लिखी है। दिन भर पेड़ पौधों का ढोंग करती थी और आज जब राजा के सामने हुनर दिखाने का समय आया तो इसके गमले से एक घास का तिनका भी नहीं निकला। न्यासा बेटी, देख तेरा पौधा कितना सुंदर बढ़ रहा है। बस कल का दिन और है, फिर तू इस महल की मालकिन होगी। हे दूध से क्या भूल हुई। मैंने तो इस मिट्टी को अपने आंसुओं से सींचा है, इसे भरपूर प्रेम दिया है, फिर भी ये बीज अंकुरित क्यों नहीं हुआ? क्या मेरा प्रेम झूठा था या मेरा भाग्य ही ऐसा है? परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। भले ही इसमें फूल ना खिले, मैं इस खाली गमले को ही राजा के सम्मुख लेकर जाऊंगी। मैं झूठ का सहारा लेकर इसमें कोई दूसरा पौधा नहीं लगाऊंगी। सत्य ही मेरा आधार है। 7वां दिन। राज दरबार का माहौल अत्यंत जादुई और तनावपूर्ण है। दरबार खचाखच भरा हुआ है। सभी लड़कियां कतार में खड़ी हैं। हर लड़की के हाथ में एक गमला है जिसमें रंग बिरंगे लाल, पीले, नीले फूल खिले हुए हैं। न्यासा के गमले में भी एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग का फूल खिला है, जिसे देखकर मंगला गर्व से फूली नहीं समा रही है। सबसे अंत में काव्या खड़ी है। उसका गमला पूरी तरह से खाली है। उसमें सिर्फ सूखी मिट्टी है। दरबार के लोग उसे देखकर ठहाके लगा रहे हैं। राजा चंद्रकेतु और राजकुमार वीर प्रताप सिंहासन से उतरकर हर लड़की के गमले का निरीक्षण करने लगते हैं। वे हर फूल को देखते हैं, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वे आगे बढ़ते जाते हैं। जब वे न्यासा के पास पहुंचते हैं, तो न्यासा गर्व से अपना गमला आगे बढ़ाती है। पुत्री, तुम्हारा फूल अत्यंत सुंदर है। तुमने इसकी देखभाल कैसे की? महाराज, मैंने दिन रात इसकी सेवा की, इसे सही समय पर जल दिया और इसके पोषण का पूरा ध्यान रखा, इसलिए ये इतना सुंदर खिला है। मंगला पीछे से हाथ जोड़कर मुस्कुराती है। राजा आगे बढ़ जाते हैं। अंत में वे काव्या के पास पहुंचते हैं। काव्या शर्म और डर के मारे सिर झुकाए खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू टपककर उस खाली मिट्टी पर गिर रहे हैं। कन्या, ये क्या है? पूरी सभा में हर लड़की के पास एक से बढ़कर एक सुंदर फूल है। क्या तुम्हें हमारी दी हुई चुनौती का महत्व नहीं पता था? तुम हमारे सम्मुख ये खाली गमला लेकर आने का दुस्साहस कैसे कर सकती हो? इसका क्या कारण है? पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। मुखिया रामशरण डर से कांपने लगते हैं। मंगला मन ही मन खुश होती है कि अब काव्या को सजा मिलेगी। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं मृत्यु दंड के लिए भी तैयार हूँ, परंतु सत्य यही है कि मैंने पूरे 7 दिनों तक इस गमले की देखभाल अपनी जान से बढ़कर की। मैंने इसे पवित्र जल दिया, धूप दिखाई और ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन इस मिट्टी से एक भी अंकुर नहीं फूटा। मैं चाहती तो रात के अंधेरे में किसी दूसरे पौधे को इस गमले में लगा सकती थी, जैसा कि शायद अन्य, परंतु मेरे संस्कारों ने मुझे झूठ बोलने की अनुमति नहीं दी। मैं इस दरबार में अपनी असफलता और अपना ये खाली गमला स्वीकार करने आई हूँ, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर महल नहीं बनाए जा सकते। काव्या की बात सुनते ही राजा चंद्रकेतु के चेहरे पर एक अत्यंत दिव्य और बड़ी मुस्कान आ जाती है। वे जोर से हंसने लगते हैं। राजकुमार वीर प्रताप भी मुस्कुराते हुए काव्या के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पूरी सभा अचरज में पड़ जाती है कि राजा गुस्सा होने के बजाय खुश क्यों हो रहे हैं। मंत्रीगण, सभासदों और इस राज्य के वासियों, आज रूपनगर के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमें हमारे साम्राज्य की कुलवधू और राजकुमार वीर प्रताप के लिए सच्ची अर्धांगिनी मिल गई है। राजा अपना हाथ काव्या के सिर पर रख देते हैं। ये देखते ही मंगला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे संभव है महाराज? ये लड़की तो असफल रही है। इसका गमला तो खाली है। मेरी बेटी न्यासा का फूल सबसे सुंदर है। आप इस अनपढ़ और अभागन को कैसे चुन सकते हैं? मूर्ख स्त्री, शांत हो जाओ। तुम जिस लड़की को अभागन कह रही हो, वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। सुनो इस प्रतियोगिता का असली रहस्य। महाराज ने 7 दिन पूर्व जिन बीजों को सभी कन्याओं में बांटा था, वे सभी बीज उबले हुए थे।
उबले हुए बीजों से कभी कोई पौधा या फूल नहीं उग सकता। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी लड़कियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। न्यासा शर्म से अपना सिर झुका लेती है। इस दरबार में उपस्थित प्रत्येक कन्या ने महल की रानी बनने के लालच में झूठ और कपट का सहारा लिया। जब उनके बीजों से पौधा नहीं उगा तो उन्होंने बाजार से या बगीचे से दूसरे सुंदर पौधे लाकर इस गमले में लगा दिए और महाराज से झूठ बोला। केवल और केवल यह कन्या काव्या ही ऐसी थी जिसने अपनी असफलता को स्वीकार किया, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसका खाली गमला इसके अयोग्य होने का प्रमाण नहीं, बल्कि इसके परम सत्यवादी और ईमानदार होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। राज दरबार में शंख बजने लगते हैं, फूलों की वर्षा होने लगती है। राजकुमार वीर प्रताप अपने गले से एक बेशकीमती मोतियों की माला निकालते हैं और काव्या के गले में डाल देते हैं। देखा आपने, विधाता का लेख कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य अपनी चालाकी से संसार को धोखा दे सकता है, परंतु उस परमपिता परमेश्वर को नहीं, जो हमारे दिलों के भीतर झांकता है। जिस बड़ी बेटी को माँ ने दरिद्रता और तिरस्कार का भविष्य दिया था, उसे उसकी सच्चाई ने एक झटके में पूरे साम्राज्य की महारानी बना दिया। और जिसे महलों के सपने दिखाए गए थे, उसे अपनी भूल सुधारने के लिए जमीन पर रहना पड़ा। पंचतंत्र की ये अमर कथा हमें यही सिखाती है कि रूप और धन का घमंड क्षणभंगुर है, परंतु सत्य और करुणा का पौधा हमेशा अमर रहता है और अंत में जीत उसी की होती है।